हेलो एवरीवन, मैं प्रणव शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी मोशन फाउंडेशन। हम यहाँ पर फिजिक्स पार्ट सोल्व करेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स पार्ट। क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। हमें यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं जिसको हमें मैच करना है और फिर ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है फ्लोटेशन। बेटा फ्लोटेशन का यहाँ पे क्या होगा, पास्कल, मैनोमीटर, बॉयंट फोर्स एंड बैरोमीटर। देखो फ्लोटेशन मतलब बॉयंट फोर्स लगता है, तो देखो थर्ड का तो हो जाएगा अपना पी। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है यहाँ पे उसको हम किससे मेजर करते हैं? क्या हम बैरोमीटर यूज नहीं करते? बिल्कुल। तो देखो क्यू का इसका हो जाएगा क्यू। थर्ड है हमारा प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है यहाँ पे? देखो पास्कल ले रखी है, तो इसका आर हो जाएगा। और लिक्विड प्रेशर जो कि यहाँ पर मैनोमीटर सबसे बेस्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए मैनोमीटर आ जाएगा। तो देखो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, तो 11th का जो होगा वो ऑप्शन देखो सी होगा। पी का थर्ड, बिल्कुल पी का थर्ड, क्यू का फोर्थ, आर का फर्स्ट एंड एस का सेकंड। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोटेक्ट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिज्म, नहीं ये तो बेटा फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेक्स ऑब्जेक्ट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरिजन एंड रस्टिंग, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कोटिंग फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। ठीक है बेटा, सेकंड भी सही है और हमारा थर्ड भी सही है। तो देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। fill in the blanks, select the most appropriate option. The loudness of the sound depends on the, देखो loudness of the sound बेटा किस पर डिपेंड करती है? loudness जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी है। चलो तो यानी कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन साउंड सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द, जो बेटा लाउडनेस होती है वो प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड लिया था तो जो लाउडनेस होती है वो स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ये भी सही है बेटा। इट मेजर्ड इन, मेजर किस में होती है बेटा? डेसिबल में। लाउडनेस को हम किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में। तो यहाँ हर्ट्ज है, तो ये वाला फॉल्स हो गया हमारे यहाँ के और ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड बॉय पुल्स इट विद अ 12 न्यूटन फोर्स। नो मैटर व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फोर्स, द ब्लॉक डज नॉट मूव। हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ओरिएंटेशन फोर्स का कुछ भी उससे डिपेंड नहीं करता, बट ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा। The magnitude of the frictional force exerted by the surface on the block from the greatest to least is, हमें फाइंड करना है कि जो सरफेस है वो ऑब्जेक्ट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट में हमें उसको जमाना है। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो जब भी हम फ्रिक्शन लगाएंगे यहाँ पे तो ये किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का? एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, यानी कि नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो हम तीनों ऑप्शंस में यहाँ पे नॉर्मल की बात करेंगे कि इनमें किस नॉर्मल पे कितना उसकी वैल्यू आ रही है। बट अगर यहाँ बात करूँ तो देखो इस पर ऊपर लग रहा है एन और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इसमें एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एम जी। ये N1 की बात हो गई। अब इसमें बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। देखो ध्यान से, फोर्स कुछ एंगल से लग रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और देखो ये वापस नॉर्मल हो गया हमारे पास और ये हो गया mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो इस 12 न्यूटन फोर्स का एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ये होगा इसका 12 cos थीटा और ये होगा हमारे पास 12 sin थीटा।
तो ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, N2 इज इक्वल्स टू mg माइनस 12 साइन थीटा, है ना। ये देखो, अब अगर इसमें हम थर्ड की बात करें तो देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, है ना। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, और mg लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे N3 की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस 12 न्यूटन। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा साफ हमें पता पड़ रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा कहाँ है बताओ, N1 पर होगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद N2 पर होगा, फिर N3 पे होगा। अब हमें कैसे सेलेक्ट करना है इसको, ग्रेटर टू लिस्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Two identical light conducting balls having a different charge are being suspended freely. They are pushed towards each other as shown in the figure. ठीक है, which of the following options show the correct position of the two balls just after they touch each other? हमें बताना है कि जब इनको पास ले आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनमें से कौन सा यहाँ पे सबसे सही है। ठीक है बेटा, तो देखो करेक्ट पोजीशन ऑफ द टू बॉल्स, बेटा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम दोनों को पास में लाएंगे तो हम जानते हैं लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो दोनों आपस में दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है। यहाँ पे ऑप्शन अगर हम बी देखें तो दोनों यहाँ पे आपस से सेम पोजीशन में आ रहे हैं, ये फॉल्स है, या अट्रैक्ट हो गए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बेटा। और ऑप्शन डी भी यहाँ पे फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A boy was looking at a plain mirror on a wall in which he saw the image of a clock hung behind him as shown in the given figure. What was the time in the clock? हमें बताना है कि क्लॉक में एक्चुअल टाइम क्या है। एक पर्सन है, ठीक है, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, मिरर में बेटा वॉल को देख रहा है, वॉच को देख रहा है। ठीक है, इमेज ऑफ अ क्लॉक, तो बेटा यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है हमारे पास 5:40। हमें एक्चुअल टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एक्चुअल टाइम। देखो जब भी हमें एक्चुअल टाइम फाइंड करना होगा ना बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, सबसे सिंपल। क्या करना है आपको, जो भी टाइम दिख रहा है, देखो अगर क्या मैं इसको 11:60 से माइनस कर सकता हूँ रियल इमेज के लिए, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो देखो 11:60 से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो टाइम कितना हो रहा है, जो हमारे पास टाइम आ रहा है उसमें से हम 11:60, उसको हम 11:60 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो टाइम क्या होगा बेटा, उसका एक्चुअल टाइम होगा। तो देखो -540, अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो 1160 माइनस 540, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो देखो टाइम क्या आया हमारे पास 620। 620 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो एक्चुअल इमेज होगी हमारी वो कैसे होगी, 620। ठीक है, और बेटा से एक तरीका और है, जब भी हमारी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, प्लेन मिरर है तो लेटरल इमेज बनेगी हमारे पास, तो उसको जो अब अगर हम देखेंगे तो साफ हमें क्या मिलेगा, 620 मिलेगा। आप वैसे भी जाके कर सकते हो इसको। ठीक है, बड़ा सिंपलेस्ट वे तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डायग्राम शोन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, Which of the following is correct statement about the given situation? बेटा एक स्ट्रिंग है जिससे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैंग हो रहा है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, नहीं ये फॉल्स है बेटा, ग्रेविटी होगी यहाँ पे बिल्कुल। द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल बिकॉज अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, कोई इस पर यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स की हमें जानकारी नहीं दी हुई, तो मतलब ये वाला भी फॉल्स होगा। एंड डी है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल बिकॉज अ स्ट्रिंग इज एक्सर्टिंग अ फोर्स अगेंस्ट द अर्थ्स ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग जो है बेटा यहाँ पे एक फोर्स लगा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपको पता है स्ट्रिंग क्या लगाती है, टेंशन फोर्स लगाती है बेटा। देखो ये एक स्ट्रिंग है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट हैंग हुआ है, तो हैंग का mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और t लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पासेज ऑफ अ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक व्हाइट लाइट है जो प्रिज्म से पास हो रही है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो जब भी बेटा व्हाइट लाइट प्रिज्म से प्रिज्म से पास आउट होती है तो वह 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब वो कैसे होगी, देखो रेड टू वॉयलेट, वॉयलेट टू रेड, व्हाइट लाइट और ये व्हाइट लाइट। बेटा ये तो एकदम फॉल्स है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, बात आती है इन दोनों की कि इन दोनों में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो जब प्रिज्म से लाइट क्रॉस होती है व्हाइट लाइट तो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन जो है ना बेटा वो होता है वॉयलेट का। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, वॉयलेट, ये वाली देखो तो, और फिर ऊपर से और सबसे कम किसका होता है, रेड का। तो देखो यहाँ पे ऊपर रेड है, सबसे कम डिस्पर्जन हो रहा है, साफ दिख रहा है हमें पिक में, और यहाँ पे देखो वॉयलेट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा बेटा, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इन विस्परिंग साउंड अ पर्सन कैन हियर्ड बाय एवरीवन इफ ही एंड शी। जो हम धीरे धीरे जो साउंड बोलते हैं, धीरे धीरे अगर फुसफुसाहट उसको आप बोल सकते हो, अगर उसमें हम क्या बढ़ाएं कि हर पर्सन उसको सुन सके। ठीक है, ऐसा क्या बढ़ाएं हम इसमें कि हर पर्सन सुन सके। तो ऑप्शंस हैं इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड, नहीं इससे बेटा लाउडनेस नहीं बढ़ती। ठीक है, हमें लाउडनेस बढ़ानी है, और अगर हमें लाउडनेस बढ़ानी है तो हम जानते हैं उसके लिए हम एम्पलीट्यूड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं इससे भी लाउडनेस नहीं बढ़ेगी। और डिक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का लाउडनेस से कोई रिलेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लाउडनेस बढ़ानी है साउंड की तो आप उसका क्या बढ़ाएंगे बेटा, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A simple pendulum oscillates between point P and R if time period of the oscillation of the pendulum is 3.6 seconds. Then what is the time the bob takes to take move from Q to P? देखो Q to P जाने में कितना टाइम लेगा, ये हमें टाइम निकालना है। ऑसिलेशन कर रहा है, टाइम पीरियड दे रखा है हमें कितना बेटा, 3.6 सेकेंड। अब एक बार ध्यान से देखो, मतलब यहां से वापस यहां आने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 3.6 सेकेंड लग रहे हैं। तो एक बात बताओ, P टू R जाने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसका हाफ लगेगा, मतलब कितना लगेगा बेटा, 1.8 लगेगा, है ना, जस्ट इसका हाफ लगेगा। अब देखो फिर Q टू R इक्वल डिस्टेंस है वापस यहाँ से यहाँ तक, एकदम मिड पॉइंट इसका ये, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा हाफ टाइम लगेगा इसका, जस्ट हाफ। तो आंसर कितना जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.9 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following arrangement best minimize the rate of thermal energy? थर्मल एनर्जी का सबसे मिनिमम ट्रांसफर यहाँ पे कहाँ हो रहा है। पहला है हीट यहां से जा रही है, और ये अच्छा देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, लूजली पैक्ड फेदर, टाइटली पैक्ड फेदर और एयर। देखो ये बेटा यहाँ पे फेदर है, ठीक है, ये टाइटली पैक्ड एकदम, यहाँ पे एयर है बीच में, ये एकदम लूज है। तो देखो जब लूज पैक्ड यहाँ पे फेदर है, अगर ये लूज पैक्ड यहाँ पे फेदर है बेटा, तो देखो यहाँ से तो हीट ट्रांसफर आराम से होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लूज है तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। अब बात आती है फर्स्ट एंड सेकंड की, मतलब ये दो ऑप्शन अपने फॉल्स हो गए। अब बात आती है फर्स्ट एंड सेकंड की, तो देखो यहाँ पे हीट ट्रांसफर सबसे कम होगा बेटा। क्यों होगा, क्योंकि एकदम टाइटली पैक्ड है। यहाँ पर भी कम होगा बट रेस्पेक्टली इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि बीच में बेटा एयर आ गई। क्या आ गई, ये बीच में आपके एयर आ गई। एयर इतना अच्छा कंडक्टर इंसुलेटर नहीं है, थोड़ी बहुत एयर हीट इसमें से क्रॉस हो जाएगी। तो देखो सबसे अच्छा कौन सा होगा बेटा, इसमें बेस्ट मिनिमाइजेशन होगा यहाँ पे फर्स्ट में। फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिनिमाइजेशन होगा हीट का, बट सबसे कम किस में होगा बेटा, फर्स्ट में, क्योंकि टाइटली पैक्ड फेदर से हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे एयर नहीं होती, ये भी टाइटली पैक्ड होता, तो दोनों इसके सही आंसर होते। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। वीटी ग्राफ दे रखा है बेटा हमें। एट अ पॉइंट थर्ड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट क्या किससा मूव कर रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये तो बेटा फॉल्स हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट पर है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज ही हो रहा है जब ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज नहीं बेटा, थर्ड पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। सी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा, ये भी फॉल्स है। तो ऑप्शन डी देखते हैं क्या है।
नो एक्सलरेशन, ये सही है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट यूं जाके वापस से ये आ रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे इसकी, तो वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा इसका यहाँ पे, जीरो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बेटा कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, बिल्कुल सही है बेटा। इलेक्ट्रिक जो बेल्स होती है हमारी उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, ये भी एकदम सही है बेटा। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ क्या कह रहा है, साइक्लोन कंसिस्ट हाई प्रेशर रीजन विथ लो प्रेशर ऑल अराउंड, मतलब लो प्रेशर उसके चारों ओर है, तो फॉल्स होगा स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड वाला फॉल्स है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफर्स डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 46 and 47 रेफर्स टू गिवन अ पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। अ लाइट स्फेरिकल कंडक्टर X इज सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट Y। एक थ्रेड है बेटा, ऑब्जेक्ट है, स्फेयर है जो यहाँ पे से हैंग हो रहा है पॉइंट Y से। ठीक है, नाउ X इज केप्ट ग्राउंडेड सॉरी, X इज इन न्यूट्रल एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। X न्यूट्रल है बेटा यहाँ पे, जो टू पैरेलल प्लेट्स में लगा हुआ है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट, नाउ X इज केप्ट ग्राउंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन इट इज गिव अ पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड बिटवीन टू इंसुलेटेड मेटल्स P and Q which connected to a battery as shown in the figure। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक हमने स्फेयर लगा रखा है जो कि न्यूट्रली चार्ज है, न्यूट्रल है मतलब। अब हम इसको P के पास ला रहे हैं, कुछ स्टिक कर देते हैं इस तरीके से। अब हमें क्वेश्चन नंबर 46 और 47 देखने हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, चलो, इन द गिवन फिगर फर्स्ट पॉइंट Y इज वर्टिकली अबाउ मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, Y जो है यहाँ पे वर्टिकली मिड पॉइंट है बेटा, लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेट्स, हमने देखा था पहले अभी डायग्राम में, देखो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, इफ स्फेयर इज इनिशियली प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट P एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट। ठीक है, हमें बताना है कि अब क्या होगा। देखो वापस एक बार बेटा डायग्राम देखो, जब हम इसको इस पर स्टिक कर रहे हैं तो न्यूट्रल चार्ज है। अब न्यूट्रल चार्ज हमने इसमें लगाया, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सारे नेगेटिव चार्ज बेटा इधर आ जाएंगे। और ये जो स्फेयर है हमारा, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, स्फेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तब देखना क्या होगा। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंडेड भी कर रहे हैं। देखो नाउ X इज केप्ट ग्राउंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो गया और फिर हमने इसको ग्राउंडेड भी कर दिया, मतलब इस पे अब चार्ज कितना आ गया, 0। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या है बेटा, अब हम इसको अगर वहां से छोड़ रहे हैं तो क्या सही है, इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद प्लेट P, ये फॉल्स है बेटा। अब जब हमने उसको ग्राउंडेड कर दिया तो उस पर न्यूट्रल चार्ज आ गया वापस, तो वो क्या करेगा, P से कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इट मूव्स टू प्लेट P एंड स्टिक्स टू इट, ये भी बेटा फॉल्स है। जब हम उसको वहां से छोड़ देंगे तो वापस P की तरफ मूव नहीं करेगा। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली टचिंग ईच प्लेट इन टर्न, ये सही है, क्योंकि जब हमने देखो, जब वो प्लेट यहाँ पे इस P से कनेक्टेड है, तो जैसे उसको छोड़ेंगे तो दोनों प्लेट्स P एंड Q के टर्न में मोशन ऑसिलेट करता रहेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि ग्राउंडेड हो गया। अगर इसको ग्राउंडेड नहीं करते तो ये क्या करता, ये इस पे P Q की तरफ जाके स्टिक हो जाता। ठीक है, बट ग्राउंडेड कर दिया यहाँ पे हमने, तो वापस न्यूट्रल है, तो ये आगे मूव करेगा, तो ये वाला सही है। इट मूव्स टू पॉइंट O एंड क्विकली कम्स टू द रेस्ट, ऐसा भी नहीं होगा बेटा, ये इन टर्न्स में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, टचिंग द प्लेट T। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 का क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब 47 की बात करते हैं। इन फिगर सेकंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द स्फीयर X विल, अब देखो सेकंड में क्या था, हमारा जो
स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मूव्स टू क्यू एंड स्टे देयर, बिल्कुल। देखो बेटा उस पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और क्यू क्या है, क्यू भी हमारा वहां पे पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मूव्स टू पी एंड स्टे देयर, बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूव टू क्यू एंड देन ऑसिलेट बिटवीन, नहीं ये फॉल्स है बेटा। मूव्स टू पी एंड देन ऑसिलेट्स बिटवीन पी एंड क्यू, ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ये बी करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हमारे पास पी पे तो नेगेटिव चार्ज है, पी वाली प्लेट पे, और क्यू वाली प्लेट पे क्या है, सॉरी मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिवली चार्ज, और क्यू पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन था। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन फाउंडेशन। तो बच्चों आज मैं आपको एनएसओ का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द फिल्टर पेपर कंटेनिंग स्टार्च, फिल्टर पेपर जो लिया गया है यहाँ पे, ये फिल्टर पेपर है और इसमें क्या है बच्चों, स्टार्च है आपका, ठीक है। क्या है इसमें, स्टार्च। स्टार्च इज सोक्ड इन पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया है आपका पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है बच्चों। कनेक्टेड टू द बैटरी, इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, माइनस से कनेक्ट किया है इसे, और प्लस से इस वाली रोड को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे प्लस जो है वो है एनोड और माइनस क्या है आपका कैथोड, ठीक है। प्लस एनोड है और माइनस कैथोड है। तो इसमें जो आयोडीन होगा सारा पोटेशियम आयोडाइड में, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना। तो सारा आयोडीन कहाँ जाएगा, प्लस चार्ज की तरफ, प्लस वाली रोड की तरफ। दैट मीन्स कि एनोड साइड पर सारा आयोडीन आपका आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट में आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि आयोडीन इज फॉर्म्ड एट एनोड, बिल्कुल सही है, मैंने भी अभी आपको यही बताया कि जो आयोडीन है वो कहाँ बनेगा, एनोड पर आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और आयोडीन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक, आयोडीन जो है वो स्टार्च के कांटेक्ट में आते ही ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि केरोसिन और वुड जो है वो खुद से फायर कैच नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर जलते हैं, कंबस्टिबल हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर तो खुद से फायर कैच नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कंबस्टिबल मटेरियल कांट बी कैच फायर, कंबस्टिबल मटेरियल तब तक फायर कैच नहीं करेगा जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर राइट, और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं बेटा, आपको इसको रीड करना है पैसेज को और फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, अप्रोप्रिएट यहाँ पे भरना है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल कौन कौन हो सकता है, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ए सी डी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट अकर्स डीप बिलो द ग्राउंड, और ये हमें डीप मिलेगा, इसका मतलब या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि इज फाउंड ट्रैप्ड, यानी कि ट्रैप हो जाएगा अबाउ द डिपॉजिट ऑफ, यानी कि पेट्रोल के ऊपर क्या मिलेगा आपको, पेट्रोल एक लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड के ऊपर क्या हो सकता है, गैसियस सब्सटेंस ही हो सकता है, तो नेचुरल गैस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेचुरल गैस आपको यहाँ भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है, दैट मीन्स कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है आपका, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, देन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे
कलेक्टेड एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस, ठीक है, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस पर आप प्रोडक्ट किस में अलग करते हो, पेट्रोलियम का जब आप रिफाइनिंग करते हो तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, लाइक पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग टेम्परेचर पर मिलती है, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों में ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब हमें लास्ट ऑप्शन के बेस पर बताना है कि सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन आपका सही है। अ स्पेशल ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट 4 इज यूज्ड एज एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स। अब आप मुझे बताइए कि केरोसिन या डीजल, डीजल तो आप यूज करेंगे नहीं जेट एरोप्लेन में, है ना, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, केरोसिन का यूज करेंगे जेट एरोप्लेन में, क्योंकि डीजल का यूज कहाँ करते हैं, हैवी मोटर्स के लिए करते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन, सॉरी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का। सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं लगभग, आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, आप टिक करते जाइए, मैं आपको सही ऑप्शन बताती हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट्स को रीड करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कहता है फिजिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल, गलत है, क्योंकि जनरली तो फिजिकल चेंज क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, क्योंकि जनरली फिजिकल चेंज कैसा होना चाहिए, कॉमनली हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है, उसमें वापस से आप उस स्टेट को ला सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी आइसक्रीम पिघल गई, ठीक है, वो लिक्विड में आ गई, ठीक, तो अगर आप उसको फ्रीज करोगे तो वापस से वो सॉलिड में आ जाएगी, दैट मीन्स वो क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इरिवर्सिबल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, बिल्कुल सही कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें आप आयरन को रस्टिंग से बचाते हो बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक, बिल्कुल सही कह रहा है ये कि हम गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं किसी आयरन के आर्टिकल पर, ठीक है। थर्ड आपका स्टेटमेंट है क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, नहीं, क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा इसमें, फॉल्स, और ये ट्रू है और ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। तो देखिए फॉल्स ट्रू और फॉल्स सी ऑप्शन में दिया हुआ है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आप टिक करते चलिए, मैच करते जाइए कि इसका आंसर सही है, कितने बच्चे सही करके आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने केमिस्ट्री का, जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं और उसके सामने बताया हुआ है कि वो सब्सटेंस कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है। तो आपको क्या पता करना है, इसमें इनकरेक्ट पता करना है। करेक्ट और इनकरेक्ट जरूर आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मटेरियल पढ़ती हूँ मैं, पेट्रोल, पेट्रोल में दिया हुआ है नॉन कंबस्टिबल, जबकि पेट्रोल एक कंबस्टिबल है, तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही तो बताना है बच्चों। चारकोल कंबस्टिबल है, बिल्कुल सही है। वुड नॉन कंबस्टिबल, वुड कंबस्टिबल है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, इसका मतलब हमें गलत ही बताना है, ठीक है। स्टोन जो है वो कंबस्टिबल है, स्टोन नॉन कंबस्टिबल है, तो इसलिए ये भी आपका गलत है। मैग्नीशियम रिबन कंबस्टिबल है, सही है। ग्लास नॉन कंबस्टिबल है, ये भी सही है, ठीक है। तो दैट मीन्स 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, आ रहा है सबको समझ में, सब बच्चे अच्छे से करके आए हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, फर्स्ट कॉलम को सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। देखिए पेट्रोल, पेट्रोल का यूज आप कहाँ करते हैं, पेट्रोल का यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में, तो ठीक है, पी के लिए हो जाएगा 4। अब पी के लिए 4 किस किस में आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है बी वाले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। कोल तार, कोल तार का यूज किया जाता है परफ्यूम्स में, यानी कि क्यू में क्या आ जाएगा 3, तो क्यू कहाँ आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है। डीजल का यूज हैवी मोटर्स में किया जाता है, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कि डीजल का यूज कहाँ किया जाता है, हैवी मोटर्स में किया जाता है, तो आर के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आर का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही है, नेचुरल गैस का
नेचुरल गैस जो है वो एक क्लीनर फ्यूल है, ठीक है, यानी कि उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, कम होता है, ठीक। तो आई होप आप सही टिक करके आए हैं। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल लोअर इट्स इफिशियंसी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है तो इफिशियंसी भी बढ़नी चाहिए। ओके, फर्स्ट आपका गलत है, तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट ही बताना है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग का वो कारण है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो आपका सेकंड में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं which vaporizes during burning produce flames, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, यहाँ पे flames produce हो रही है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ignition of crackers to evolve heat, यानी कि जब आप क्रैकर्स को जलाते हो, इवॉल्व हीट यानी कि हीट इवॉल्व करने के लिए, लाइट इवॉल्व करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या आप उसको रैपिड कंबशन कहते हो, नहीं, हम उसको एक्सप्लोजन कहते हैं, उसमें ब्लास्ट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, इसमें सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना था, तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। A few substances are listed in given box, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस आपको दे रखे हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आप सबने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने कैटेगरी वाइज सब्सटेंसेस पढ़े होंगे। तो फर्स्ट आपको दे रखा है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बेटा आपका एसिडिक है, ऑरेंज जूस क्या है, एसिडिक है। सेकंड में दे रखा है शैम्पू, तो जिस तरीके से सोप बेस होता है उसी तरीके से शैम्पू भी क्या है, बेसिक नेचर का है, तो ये भी कैसा है, शैम्पू भी कैसा है, बेसिक। यानी कि फर्स्ट किस में आ जाना चाहिए, एसिड की कैटेगरी में आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे बी में आ रहा है, सी में आ रहा है और डी में आ रहा है, ठीक है। शैम्पू सेकंड है, वो बेस में आ जाना चाहिए, यानी कि सेकंड किस किस में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है। इसका मतलब बी या डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो फिर ए और सी तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि बी या डी में से एक आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने दो ऑप्शंस पढ़े हैं और दो ऑप्शंस में ही हमें ये क्लियर हो गया। थर्ड आपको दिया हुआ है कि सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है, तो उसमें कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, राइट। तो ये आपका एसिडिक हो गया सॉफ्ट ड्रिंक। फोर्थ में आपको दे रखा है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है, ये एसिडिक है, दैट मीन्स थर्ड वाला जो है वो एसिडिक है, तो थर्ड एसिडिक यहाँ पे आ रहा है। और न्यूट्रल कौन सा है, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल, फोर्थ यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रल में। देखिए फिफ्थ वाला जो है वो है कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है, ZnCO3 का सॉल्यूशन है, जो कि क्या है, बेसिक है, ओके। तो ये बेसिक है तो बेस में आ जाएगा, यानी कि फिफ्थ आपका आ जाएगा बेस में। लास्ट देखते हैं लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइम वाटर क्या है, बेस है, तो ये बेसिक है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओके। चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर जो चाइना रोज है उसमें क्या होता है कि जब वो एसिड के कांटेक्ट में जाता है या न्यूट्रल होता है तो वो मैजेंटा या पिंक कलर देता है, डार्क पिंक, या फिर अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो आपको ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीतू ने यहाँ पे टुक सम वार्म वाटर लिया है और उसमें कुछ पेटल्स उसने ऐड कर दी है चाइना रोज की, ठीक है। शी केप्ट द पेटल्स डिप्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसने उसमें रखा है ताकि कलर आ जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक्स और वाई, यानी कि
नीतू के पास दो चीजें हैं, एक्स है और वाई है, एसिडिक और बेसिक आपको पता करना है। ओके, शी टुक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि उसने नेचुरल इंडिकेटर का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। पुट इन सॉल्यूशन एक्स, जब वो एक्स में पुट करती है तो उसका कलर कैसा होता है, मैजेंटा हो जाता है, और जब वो इंडिकेटर को वाई सॉल्यूशन में पुट करती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब कि मैजेंटा कलर आपको कहाँ मिलेगा, एसिड में मिलेगा, और ग्रीन कलर कहाँ मिलेगा बच्चों, बेस में मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही ये चीज हमें समझ में आ गया कि मैजेंटा आपको मिलेगा कहाँ पे, एसिड में, और ग्रीन कहाँ मिलेगा आपको, बेस में, ठीक है। विनेगर आपका एसिड है लेकिन शुगर सॉल्यूशन बेस नहीं है, ये एक न्यूट्रल है तो ये गलत हो जाएगा। लाइम वाटर आपका यहाँ पे बेसिक है जबकि हमें एक्स कैसा चाहिए, एसिडिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैलामाइन सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो ये सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए एसिडिक। और कर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ओके, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और विंडो क्लीनर में बेस प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए एक्स आपका एसिड है और वाई आपका बेस है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। अभी आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसे आपको ध्यान से देखना है। देखिए इस डायग्राम में आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ये डायग्राम है और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंस आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो ऐसा आप किस में करते हो, आप करते हो ऐसा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, जिसमें आप कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर रहे होते हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है, देखिए आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव नहीं कहा जाता है, फिर क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हमें लेना है क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। केरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ कार इंजन। केरोसिन का यूज हम कार इंजन में नहीं करते हैं, कार इंजन में हम पेट्रोल का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको लेना है क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन यानी कि थर्ड आपका जो स्टेटमेंट है वो कहता है बिटुमिन इज यूज्ड फॉर पेविंग रोड सरफेसिंग। बिटुमिन का यूज हम रोड सरफेसिंग के लिए करते हैं, ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट सही है। द लिक्विड विद अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कंडेंस हो जाता है पहले, तो ये बिल्कुल सही है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहले कौन कंडेंस होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट तो आपके सही हैं, फर्स्ट टू आपके गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो बी आपका राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ द्योतिमा डोई, बायोलॉजी फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन कोरिलेशन। ओके, हीट ट्रीटमेंट से स्टरलाइजेशन, तो वैक्सीनेशन से क्या होगा, तो एक्स किस क्या बता रहा है हमें वो देखना है यहाँ पे। तो हीट ट्रीटमेंट से स्टरलाइजेशन, यानी हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी चीज को तो उसमें सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, स्टेरलाइज हो जाएगा वो। ओके, तो वैक्सीनेशन से क्या होगा बच्चों। अब देखिए पैस्चराइजेशन क्या होता है, पैस्चराइजेशन आपने देखा होगा, आपकी मॉम्स को दूध गर्म करते हैं, ठीक है, और फिर उसको वापस कूल डाउन करते हैं इमीडिएटली, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन, टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि आपको जो वैक्सीन दी गई है, ठीक है, हमें यहाँ पे वैक्सीनेशन से रिलेट करना है, तो वैक्सीन दी जाती है, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में या तो वीकेंड माइक्रोब्स डाले जाते हैं या फिर किल्ड माइक्रोब्स या उनके प्रोटीन्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उन माइक्रोब्स के खिलाफ इम्यून हो जाए, ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन विल रेफर टू इम्यूनाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन तो क्योंकि मेल फीमेल गेमीट का
फ्यूजन होता है तो वो तो है नहीं। एंड इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब क्या होता है कि माइक्रोब्स का इंट्रोड्यूस कराना। जैसे दूध से दही जमाते हैं तो क्या करते हैं, 1 चम्मच दही डालते हैं ना हम, तो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उस मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए इम्यूनाइजेशन, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स एंड वाई। एक्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट अलाउड एंड इन सीटू कंजर्वेशन। वाई में होना चाहिए इन सीटू कंजर्वेशन एंड प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड। यहाँ पे नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें उन्हीं के हैबिटेट में कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है, वहीं पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो एक्स सीटू कंजर्वेशन की टेक्निक्स है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में। तो बच्चों प्राइवेट ओनरशिप कहाँ अलाउड नहीं होती है, नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में कोई प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है बच्चों, उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या जो माइनर ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अलाउड होती है, जब तक कि आप हार्म नहीं कर रहे हो फॉरेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए प्राइवेट ओनरशिप नॉट अलाउड नेशनल पार्क, एंड यहाँ पे अलाउड फॉर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following organisms is known as Baker's yeast? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है Baker's yeast किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, Saccharomyces cerevisiae को, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। Lactobacillus streptomyces तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। रीजनरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, रीजनरेशन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, यस, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है, स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। ओविडक्ट इज द ऑर्गन वेयर जाइगोट मैच्योर्स एंड ग्रोस टिल इट इज रेडी टू बी बोर्न, नहीं बच्चों, ओविडक्ट क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स, वहां पे तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जो जाइगोट है वो मैच्योर और ग्रो कहाँ पे करता है, यूट्रस में करता है, तो यहाँ पे यूट्रस आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जी बच्चों, क्लोनिंग से क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज हमें मिलती है, तो ये ऑप्शन तो सही है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ। तो देख लेते हैं सेकंड एंड फोर्थ कहाँ लिखा है, ये रहा ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है और उनके फीडिंग मेथड दिए हुए हैं, हमें उन्हें मैच करना है। बटरफ्लाई में क्या देखा जाता है, बटरफ्लाई में बेटा सकिंग देखी जाती है। किससे सक करता है, बटरफ्लाई का माउथ पार्ट होता है प्रोबोसिस, उससे वो नेक्टर को सक करता है ना, फ्लावर से। तो बटरफ्लाई के आगे हम लिख सकते हैं क्यू। रैबिट में क्या देखा जाता है बच्चों, नॉइंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे पी लिख देते हैं। नॉइंग मतलब इनके जो इंसाइजर्स होते हैं आगे के, वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से कुतरते हैं ना किसी चीज को, उसको नॉइंग बोलते हैं। तो ये फीडिंग हैबिट हो गई रैबिट की, ठीक है। देन स्पॉन्जेस में फिल्टर फीडिंग देखी जाती है, ठीक है। फिल्टर फीडिंग क्या होती है बच्चों, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं बहुत सारे, राइट, ऑस्टिया बोलते हैं, उनके थ्रू वाटर एंटर करता है बॉडी में, फिर उनका जो मेन पोर होता है ऊपर उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, उसके थ्रू एग्जिट कर जाता है। लेकिन एंट्री जब करता है बॉडी में तो क्या होता है बच्चों कि वहां पे जो भी माइक्रोब या जो भी फूड पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाता है एंड ऑस्कुलम से जो वाटर है वो निकल जाता है, इसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग, ठीक है। तो हमने मैच कर लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट का क्यू होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट का क्यू, देन सेकंड का पी होना चाहिए, ओके, एंड थर्ड का आर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ऑड वन आउट देखना है। ऑप्शन 1 में है मोट, ढेकली, स्प्रिंकलर सिस्टम, राहत। तो बच्चों हमने देखिए मोट, ढेकली और राहत, ये तीनों क्या है, ये तीनों सरफेस इरिगेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। मोट, ढेकली एंड राहत
तीनों ही सरफेस इरिगेशन के मेथड्स हैं। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा हुआ? स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम एनसर्कल कर देते हैं, ये ऑड वन आउट हो गया। यूरिया, डाइसिस्टीन, पोटैश, अमोनियम सल्फेट, है ना। तो बच्चों जो यूरिया होता है, पोटैश और अमोनियम सल्फेट, ये तीनों ही क्या है? तीनों फर्टिलाइजर्स हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये तीनों फर्टिलाइजर्स हैं। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? डाइसिस्टीन। डाइसिस्टीन जो होता है ना बच्चों, वो इंसेक्टिसाइड होता है, तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट हुआ। खुरपी, वीडीसाइड्स, हैरो एंड सिलोज। तो वीडिंग करने के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है? एक तो वीडीसाइड्स यूज करते हैं, उसके अलावा खुरपी एंड हैरो का यूज किया जाता है ना। सिलोज क्या होते हैं? सिलोज वो होते हैं जिसमें ग्रेन को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हुआ? सिलोज, ठीक है। बाकी तीनों किसमें काम आ रहे हैं? वीडिंग में। सोइंग, इरिगेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो बच्चों सोइंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग ये तीनों ही एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये तीनों ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इसमें से अलग क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। देन 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर एंड BHC। तो बच्चों 2,4-D, MCPA एंड ब्यूटाक्लोर ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही वीडिसाइड्स हैं, है ना। ये तीनों वीडिसाइड्स हैं। एंड इसमें BHC अलग है, जो BHC होता है वो इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑड वन आउट आ गए, तो हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, डाइसिस्टीन, देन सिलोज, देन हाइब्रिडाइजेशन, BHC। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना देखिए, अगर आप फर्स्ट भी सही बता देंगे ना स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। डैश इज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो हमें सिंगल सेल प्रोटीन है, ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। जो स्पाइरुलिना होता है वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है, बाकी तीनों तो कॉम्प्लेक्स है, एमेरेंथस, पार्थेनियम, आइकॉर्निया तो नहीं होंगे। स्पाइरुलिना तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P एंड Q। तो P एंड Q के लिए अपन को करेक्ट ऑप्शन देखना है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखने हैं, तो मैन मेड होगा P एंड नेचुरल Q है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आ गया फूड। तो फूड से हम अज्यूम कर सकते हैं शायद एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो ये तो हो सकता है एग्रीकल्चर मैन मेड ही होता है, ठीक है। देन क्लीनिंग लैंड फॉर माइनिंग, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कॉज है, बट ये नेचुरल कॉज नहीं, ये मैन मेड कॉज है, तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। देन कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बिल्कुल मैन मेड कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। वॉल्केनिक इरप्शन भी बिल्कुल नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, तो ये भी सही है। देन फॉरेस्ट फायर से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, वो मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, तो हम इसको सही कर सकते हैं। देन कटिंग ट्रीज फॉर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड कॉज है, तो ये रॉन्ग हो गया। देन वॉल्केनिक इरप्शन मैन मेड होता नहीं है, सो दिस वन इज रॉन्ग। पैथोजेनिक डिजीजेस ऑफ प्लांट्स नेचुरल होता है, ये ठीक है, बट ये रॉन्ग है। तो हमारे पास दोनों करेक्ट किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following statements are incorrect regarding characteristics of wind pollinated flowers? तो हमें wind pollinated flowers की characteristic देखनी है, incorrect बताना है ना, incorrect बताना है हमें यहाँ पे। So the flowers are small, dull and colorless, बिल्कुल सही है। जो wind pollinated flowers हैं उनको वो ज्यादा शोई या ब्राइट नहीं होते हैं, क्योंकि वो विंड से ही पॉलिनेट होने वाले हैं, है ना। शोई और ब्राइट मेजरली वो होते हैं जो कि एनिमल्स या जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे ना, उनसे पॉलिनेट होंगे, वो ज्यादा शोई होते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। दे हैव स्टिकी स्टिग्मा एंड स्टिकी पोलन ग्रेन्स, नहीं, स्टिकी स्टिग्मा स्टिकी पोलन ग्रेन्स किसमें देखे जाते हैं बच्चों? जिसके लिए एनिमल एज वेक्टर्स काम करते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्मॉल एंड लाइट पोलन, बिल्कुल, अगर विंड से डिस्पर्स होना है तो स्मॉल और लाइट वेट होना जरूरी है, तो ये होता है। स्टिग्मा इज लॉन्ग, फेदरी एंड एक्सपोज्ड, बिल्कुल, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके स्टिग्मा लॉन्ग, फेदरी होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि आराम से पॉलिनेशन हो सके, तो ये सही है। और हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारे पास सिर्फ सेकंड इनकरेक्ट है, सो लेट्स सी यहाँ पे सेकंड ओनली, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
fill in the blanks and select the correct option. Okay, dash are the part of phloem through which food is transported. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो sieve, ट्यूब, ट्रैकेड, गार्ड सेल और वेसल दिए हुए हैं, तो हम यहीं से आंसर ऐसे निकाल लेते हैं कि ट्रैकीज और वेसल तो क्या हो गए, तो जाइलम के पार्ट हैं, है ना, ये तो जाइलम के पार्ट हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं. देन गार्ड सेल्स जो है वो वेस्कुलर बंडल्स का पार्ट होते नहीं है, तो ये भी नहीं. तो सीव ट्यूब्स आना चाहिए, तो हम यहाँ पे सीव ट्यूब्स लिख देते हैं. देन बोला है डैश इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट क्या होता है बच्चों, हार्ट बीट. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हार्ट बीट. देन डैश आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. आर्टरीज टू वेन्स कौन कनेक्ट करता है, कैपिलरीज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिलरीज. तो अब हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के साथ मैच कर लेते हैं. सीव ट्यूब, हार्ट बीट एंड कैपिलरीज, वो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, सीव ट्यूब, हार्ट बीट एंड कैपिलरीज. अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप यहाँ पर इतना पार्ट सही कर लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रैकेड वेसल तो जाइलम का पार्ट है, तो वो तो फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, एंड गार्ड सेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्पिरेशन. तो इंस्पायर करने के टाइम पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है. ओके, लेट्स सी ऑप्शंस. नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स कहाँ गया, ये तो गलत है. ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है. देन नेजल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, ओके, देन लैरिंग्स, ठीक है, देन ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, यही सीक्वेंस होता है. नेक्स्ट में भी यहाँ पे फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे ट्रैकिया दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोंकाई पहले दे दिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया. देन यहाँ पे नेजल कैविटी, लैरिंग्स और फेरिंग्स, तो ओके, तो लैरिंग्स पहले दे दिया फेरिंग्स, तो ये भी गलत है. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. X is the strongest natural fiber and is chiefly made up of protein Y. तो हमें X and Y बताने हैं. तो बच्चों strongest natural fiber कौन सा होता है, सिल्क, तो X क्या होना चाहिए, सिल्क. ठीक है, देन एंड इज चीफली मेड अप ऑफ प्रोटीन Y. सिल्क कौन से प्रोटीन से बनता है, फाइब्रोइन प्रोटीन से, तो Y क्या होना चाहिए, फाइब्रोइन. लेट्स सी द ऑप्शंस. यहाँ पे दिया हुआ है सिल्क, ये रहा ऑप्शन डी, सिल्क है X एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, और कौन से प्रोटीन से बनता है, फाइब्रोइन प्रोटीन से. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज. तो हमें आइडेंटिफाई वाला बताना है ना, और ट्रू और फॉल्स के हिसाब से मैच करना है. ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, इन 1975 टू कंजर्व द टाइगर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट. बच्चों 1975 में नहीं, 1973 में लॉन्च किया गया था, तो ये 1975 में नहीं, 1973 में लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स. ठीक है. एशियाटिक लायन इज एंडेमिक टू सुंदरबंस वेयर एज रॉयल बंगाल टाइगर्स आर एंडेमिक टू गिर नेशनल पार्क. ये तो उल्टा हो गया. ठीक है, एशियाटिक लायन जो होता है वो गिर नेशनल पार्क में होता है. ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन होता है एंड सुंदरबन, ठीक है, और जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो सुंदरबन में होता है. ठीक है, तो ये तो उल्टी स्टेटमेंट दे दी, तो ये भी फॉल्स है. ठीक है. नीलगिरी लंगूर इज लिस्टेड एज वल्नरेबल स्पीशीज. बिल्कुल, IUCN रेड लिस्ट में नीलगिरी लंगूर वल्नरेबल स्पीशी है. इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोचिंग. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं. तो अब हम सीक्वेंस मैच कर लेते हैं. सीक्वेंस होना चाहिए FFTT. कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ये देखिए FFTT, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Read the given paragraph where few words have been italicized and select the correct statement regarding them. तो हम यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के हमें देखना है कहाँ पे वर्ड्स गलत दिए हुए हैं, और उस हिसाब से हम हमारे ऑप्शंस मैच करने हैं. लेट्स सी. Manures are inorganic substances obtained from dead plants and animal waste. Manures inorganic होते हैं क्या बच्चों, नहीं, ऑर्गेनिक होते हैं. तो ये यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक वर्ड गलत है, यहाँ पे ऑर्गेनिक आना चाहिए, है ना.
Green manure is a mixture of decomposed cattle, leftover fodder and litter, whereas farmyard manure consists of green plants which are plowed into the soil. ये भी उल्टा दे दिया. Green manure यहाँ पर आना चाहिए था. ठीक है, ग्रीन मेन्योर क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लोड इनटू द सॉइल, है ना. एंड फार्म यार्ड मेन्योर ये होता है डीकम्पोज्ड वाला. तो ये जो ऑप्शंस हैं ये उल्टे कर दिए, है ना. फार्म यार्ड मेन्योर ये होना चाहिए, डीकम्पोज, लेफ्ट ओवर फॉडर वगैरह, लिटर वगैरह. ठीक है, तो ये भी गलती है यहाँ पे. देन मैन्योर्स रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर एंड डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. मैन्योर्स डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज कर देते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को. तो यहाँ पे डिक्रीज की बजाय आना चाहिए इंक्रीज. ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. इनऑर्गेनिक शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज इट इज करेक्टली मेंशन्ड. नहीं, इनऑर्गेनिक को तो रिप्लेस करना है ऑर्गेनिक से, तो ये तो रॉन्ग है. ग्रीन एंड फार्मयार्ड शुड नॉट बी चेंज्ड एज दे आर करेक्टली मेंशन्ड. नहीं, ग्रीन और फार्मयार्ड भी यहाँ पे उल्टे कर दिए इन लोगों ने, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डिक्रीज शुड बी रिप्लेस्ड विद इंक्रीज. बिल्कुल, डिक्रीज को हमें यहाँ पे इंक्रीज से रिप्लेस करना है, तो ये आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी. हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर, फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी मोशन फाउंडेशन कोटा. आज अपन सॉल्व करने वाले हैं एनआरएस एग्जाम के क्वेश्चन. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका है वो है वेन डायग्राम का. वेन डायग्राम में आपके पास है टैक्सी ड्राइवर, मेल, अर्बन पीपल. आपके पास में क्या कॉम्बिनेशन सर्कल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता. रीजन इसका ये है बेटा कि ऑल आपके पास, सपोज करो टैक्सी ड्राइवर है तो आपके पास मेल एंड आपके पास में क्या होगा? अर्बन पीपल होगा, जो कि नहीं हो सकता. कुछ फीमेल भी आपके पास में टैक्सी ड्राइवर होगी. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. आपके पास में सम टैक्सी ड्राइवर आपके पास में क्या हो सकता है? मेल हो सकते हैं, सम फीमेल हो सकता है. सम अर्बन पीपल आपके पास मेल हो सकता है और टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है बेटा, वो सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास में किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशन का. यहाँ पे आपके पास में गिवन है, कुछ सम ऑपरेशंस गिवन है, उसका आप देखते हो. 48 मीन्स आपसे बोला है प्लस मीन्स डिवाइड, मीन्स आपके पास में होगा डिवाइड 6. मल्टीप्लाई मीन्स -4 होगा. डिवाइड मीन्स आपके पास में है बेटा मल्टीप्लाई, एंड माइनस मीन्स आपके पास में है +2. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने वाले अपन बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे. आपके पास में क्या मिलेगा? 48 डिवाइड बाई 6 मीन्स आपके पास में क्या मिलने वाला? 8. देन फिर करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, आपके पास में कितना हो जाएगा? 12 मीन्स 8 - 12 + 2 होने वाला है. 8 + 2 आपके पास में 10 होगा. 10 - 12 आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? 10 - 12 इज -2. -2 इज आंसर, ऑप्शन नंबर डी. आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आया है बेटा कोडिंग डिकोडिंग का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. आपके पास में क्या था बेटा? वर्टिकल था. आपके पास में है बेटा वर्टिकल. वर्टिकल का आपके पास में जो कोड है वो आपके पास में है बेटा USFW, फिर आपके पास में है बेटा KZB एंड H. एंड आपसे बेटा पूछा गया है किसका? मोमेंट का पूछा है. आपसे किसका पूछा है? मोमेंट का. और आपको गिवन था बेटा किसका? वर्टिकल का. यानी कि यहाँ पर आपके पास में है बेटा जो कोडिंग है वो क्रॉस कोडिंग है. आपके पास में वो क्रॉस कोडिंग आपके पास में क्या बन रहा है? देखो 4 के पेयर में आपके पास में क्रॉस कोडिंग मिली है. टी से आपके पास में क्या हुआ बेटा? यू हुआ है, मीन्स यहाँ पर +1 हो रहा है. इस वाला आपके पास में जो पेयर है इसमें आपके पास में +1 हो रहा है. टी से आपका मिला यू, आर से मिला एस, ई से मिला एफ एंड वी से मिला आपका डब्ल्यू. यहाँ पे आप देखेंगे बेटा एच से आई बना है, एल से आपके पास में के बना है, सी से आपके पास में बी बना है, ए से जेड बना है. मीन्स आपके पास में यहाँ क्या मिला है? -1. सेम एज इट इज आपके पास में पेयर बनाएंगे बेटा, तो ये आपके पास में पेयर बनने वाले हैं. इस पेयर में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे +1 होने वाला है और इस वाले पेयर में -1 होने वाला है. m +1 करेंगे मीन्स 13 + 1 14. 14 पे आपके पास में होगा बेटा n. e का आपके पास में होगा बेटा f. +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा. o का आपके पास में 15 है. 15 है तो 16 पे आपके पास में बेटा p मिलेगा. एंड v का आपके पास में मिलने वाला है बेटा क्या? w.
सेकंड बेटा चेक करने -1 यानी कि आपके पास में टी का क्या बनने वाला है, एस बनने वाला है, एन का एम बनने वाला है, ई का आपके पास में डी एंड एम का आपके पास में एल बनने वाला है। ऐसा आपके पास में ऑप्शन है बेटा FWPN SMDL, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग सीरीज आपको फाइंड करनी है। आपके पास में बेटा देखो यहाँ पर जनरली देखते हैं अपन कि आपके पास में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, क्योंकि आपका इनिशियल नंबर आपका क्या बेटा स्मॉल है एंड लास्ट नंबर आपका क्या है, लार्जर है। मींस यहाँ पे आपके पास में जो सीरीज है वह मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। 4 into 1 करते हैं मीन्स आपको मिला 4, 4 into 2 किया बेटा आपको मिला कितना, 4 into 2 8, 8 into 3 किया आपको मिला 24 एंड 24 into 4 किया बेटा आपको मिला कितना 96 एंड 96 into 5 करेंगे बेटा आपके मिलेगा कितना 30 13 45 एंड 348 एंड 480 into 6 करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा कितना 2880। मीन्स बेटा आपके पास जो रॉन्ग टर्म है वो आपके पास में रॉन्ग टर्म कितना है 288 है। यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा हुआ था बेटा 288 लिखा हुआ था, जो कि आपके पास में क्या है रॉन्ग टर्म है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है और काउंटिंग फिगर में आपके पास में क्या गिवन है, एक ज्योमेट्री गिवन है और उसमें आपको फाइंड करना है बेटा नंबर ऑफ, आपको इसमें बेटा फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल आपके पास में क्या करना है बेटा, इसमें फाइंड करना है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 रेक्टेंगल ये हो गए, 5 एंड 6 हो गए बेटा, 1 एंड 5 आपके पास में मिलेगा 7, 5 एंड 3 मिल गया आपको, 2 एंड 6 मिल गया बेटा आपको, 6 एंड 4 मिल गया बेटा आपको, 1 एंड 2 मिल गया आपको, 5 एंड 6 मिल गया बेटा आपको एंड 3 एंड 4 मिल गया आपको। मीन्स आप क्या कहोगे बेटा 6 हो गए थे, 7 8 9 10 11 12 13 और भी अभी आपके पास में 1 2 1 5 3 भी है बेटा, ये पूरा रेक्टेंगल है आपके पास में, 2 6 एंड 4 भी है। मीन्स आपके पास में क्या होंगे बेटा, यहाँ तो आपसे क्या पूछा है ऑप्शन में मोर देन 12, हाँ बिल्कुल है बेटा, यहाँ पे तो मोर देन 15 काउंट कर दिया आपने, मोर देन आपसे क्या पूछा था बेटा 10 पूछा था, आपके क्या पूछा था बेटा मोर देन 10 पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन भी आपके पास में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन है बेटा आपके पास में पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मीरा सेड, यानी कि आपके पास में कौन बोल रहा है बेटा, मीरा ने कहा आपके पास में मीरा सेड, मीरा ने कहा कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। मीन्स मीरा के बेटा जो फादर हैं, मीरा के आपके पास में यहाँ पे मीरा के फादर आपने मिले, फादर के लिए बेटा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया। फादर के जो बेटा फादर होंगे वो आपके पास में क्या हो जाएंगे बेटा, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, किसके, मीरा के। जो आपके पास में बेटा जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ क्या है बेटा, ही इज द सन ऑफ ओनली, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मीन्स बेटा उनका क्या है, फादर की बात कर रहे हैं और उनकी फादर का भी क्या बेटा सन है, इनकी फादर का भी बेटा सन है। तो आपके पास मीरा से क्या रिलेट करेगा बेटा, ये ब्रदर रिलेट करेगा, क्या करेगा बेटा ब्रदर, यानी कि आपके पास में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में एज इट इज एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। एम्बेडेड फिगर में आपको देखना है बेटा कि ये ज्योमेट्री कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बेसिकली बेटा देखते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल आपके पास में क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बेटा कि ये आपके पास में मिडिल में है, यहाँ तो मिडिल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में किसका है, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड लेटर पूछा गया है कि सेकंड आपके पास में जो सेकंड प्लेस है बेटा, उस सेकंड प्लेस पे आपके पास में कौन सा वर्ड होगा। आप देखेंगे बेटा इसमें आपके पास में एस ए सभी में सेम है। एस ए के बेटा आपके पास में टी मिला तो टी आपके पास में 20 है, ये आपके पास में 3 है, ये 20 है और आपके पास में आर कितना 18 है। मीन्स आपका फर्स्ट टर्म तो क्या होने वाला है बेटा, आपके पास है फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है बेटा, सर्टिफाई होने वाला है और आपके पास सर्टिफाइड होने वाला है और सेकंड टर्म आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, सर्टिकास्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकास्टिक हो जाएगा। सेकंड टर्म आपके पास में क्या होगा, सरकास्टिक इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में क्या पूछा आपसे, मिरर इमेज पूछा है। क्या पूछा है बेटा आपसे, मिरर इमेज पूछा है। तो बेटा इसका मिरर इमेज यदि आपको बनाना है
तो जस्ट लाइक ये आपके पास में क्या होगा बेटा, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में बेटा आपके पास में सर्कल है, ट्राइंगल में सर्कल है और आपके पास में क्या बना हुआ है बेटा, क्रॉस बना हुआ है। अब बेटा जहाँ पे आपका डार्क पोर्शन है वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डार्क हो जाएगा और इस जगह पे डार्क हो जाएगा। देन बेटा आपसे पूछा कि यहाँ पे आपके पास में एरो है और आपकी इनिशियली बेटा जो आपके पास में ये है मिरर के पास में क्या बेटा, पॉइंट है। मीन्स ऐसा आपके पास बेटा ऑप्शन कौन सा है, इसमें एरो इधर आ गया तो रॉन्ग हो गया बेटा। ये आपके पास में है बट यहाँ पर आपके पास में क्या अपोजिट में है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वह डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन है। डॉट सिचुएशन में बेटा आपको ऐसी सिचुएशन चेक करनी होती है कि आपका जो गिवन ऑप्शन है बेटा, इस ऑप्शन में आपके जो डॉट है उस फिगर के, वो डॉट क्या आप इसमें भी सेटिस्फाई करा सकते हो क्या, ये चीज आपको देखनी होती है। फर्स्ट डॉट यहाँ पे चेक करेंगे बेटा आपके पास में सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, तो सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर के बीच में आपके पास में क्या रहा बेटा, क्या यहाँ आपकी सर्कल पॉइंट लगा सकते हो क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। सेकंड आपसे बोला गया बेटा किस किस के बीच में है, ट्राइंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल एंड सर्कल आल्सो यहाँ पे लगा सकते हो आप, डेफिनेटली लगा सकते हैं। थर्ड बेटा आपके पास में है रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल यहाँ पे लगा सकते हैं। मीन्स ऑप्शन ए आपके पास में सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि और आपके पास में गिवन ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पास मेंटल एबिलिटी के पूरे 10 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच।